कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट इन योर स्टडीज। आज हमारा जो टॉपिक है, जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज न्यूटन थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ, मोमेंटम एंड इम्पल्स, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली है, हम इन सबको रिलेट कर चुके हैं। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो क्या है? थर्ड लॉ है, जो हम आज स्टडी करने जा रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो चलिए देखते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि मोशन किस वजह से होता है, दैट इज फोर्स, कॉज ऑफ मोशन। उसको डिफाइन करने के लिए 3 लॉज बनाए गए, उन सबको इंक्लूड करके हमने लॉज ऑफ मोशन के फॉर्म में रखा हुआ है। अब फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, ये सारी दोनों चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जब हम थर्ड लॉ की बात करते हैं तो थर्ड लॉ हमारा नेचर ऑफ फोर्स बताता है। नेचर ऑफ फोर्स का मतलब क्या है? नेचर ऑफ फोर्स का मतलब है कि कोई भी आपका फोर्स कभी भी आइसोलेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर आप स्विमिंग करते हो तो स्विमिंग करने में क्या होता है? स्विमिंग करने में आपकी टेंडेंसी होती है, जो स्विमर होता है वो क्या कोशिश करता है कि वो वाटर के अमाउंट ऑफ वाटर को बैक साइड पे पुश करता है, और जब वो बैक साइड में वाटर पुश करेगा तो उसका जो मोशन होता है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो आखिर वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कैसे हो गया? मोशन अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इसका मतलब कोई फोर्स एक ऐसा है जो उसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश कर रहा है। बट एक्चुअली जो पर्सन था, स्विमर था, उसने क्या किया था? उसने सिर्फ बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया, जो हमें दिखता है। जो स्विमर ने बताया कि मैंने तो फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया था, मैं कैसे आगे चला गया? इसी तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। इसी तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो हमें ये बताते हैं कि फोर्स कभी भी एक ऑब्जेक्ट जब अप्लाई करेगा तो दूसरा ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट पे भी सेम वही अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करता है। इसी को न्यूटन का थर्ड लॉ एक्सप्लेन करता है। थर्ड लॉ क्या कहता है? टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज an equal and opposite reaction. To every action there is always an equal and opposite reaction. What it means? To every action, हर एक action is like a force. Action means किसी पे force apply करना, that is action, one force. और उस force के लिए हमें हमेशा एक reaction मिलेगा। हमने जो काम किया है, जो फोर्स अप्लाई किया है, उसके लिए मुझे एक रिस्पांस में रिएक्शन भी मिलेगा, और रिएक्शन भी वो क्या है? एक तरह का फोर्स है, व्हिच इज दे एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट। वो दोनों जो एक्शन और रिएक्शन एग्जिस्ट करेंगे या क्रिएट होंगे, वो दोनों इक्वल होंगे इन मैग्नीट्यूड और ऑपोजिट होंगे इन डायरेक्शन। ठीक है, तो इस तरह से हम थर्ड लॉ को डिफाइन कर सकते हैं। ये है थर्ड लॉ। अब यहां पे देखो, हमें दो चीजें मिल गई, एक हो गया एक्शन और दूसरा क्या हो गया? रिएक्शन। जब हम एक्शन और रिएक्शन को डिफाइन करते हैं तो हमें कुछ चीजें ध्यान में रखनी है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्या है वो दो चीजें? सो अब ये पहला पॉइंट है, टू फोर्सेस। एक्शन एंड रिएक्शन दीज आर टू फोर्सेस। दो फोर्सेस हैं, ये दोनों ही फोर्सेस डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट होते हैं। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट होते हैं। ठीक है, third one is these two forces are equal in magnitude but opposite in direction. ये दोनों ही forces जो action and reaction की हम बात कर रहे हैं, ये दोनों ही magnitude में तो equal होते हैं but direction में opposite होते हैं। ठीक है, and the fourth one is ये दोनों ही forces action and reaction act in same line of action. Same line of action. एक वर्टिकल लाइन होगी, उसी के अलोंग ये दोनों एक दूसरे पे एक्ट करेंगे। एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, उसके एक डायरेक्शन में आपका एक्शन हो जाएगा और डिफरेंट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में क्या बनेगा? रिएक्शन बनेगा। इज दैट क्लियर? इसी को हम एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, बुक एंड टेबल सरफेस। ठीक है, ये दोनों ही एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे। ठीक है, अब आपको मालूम है कि ये जो आपकी बुक है वो टेबल सरफेस पे रखी गई है, और बुक का खुद का एक वेट होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होगा। बुक का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होना चाहिए। सो अगर आप यहाँ पे बुक
का वेट इंडिकेट करना चाहते हो तो कैसे करोगे? यही है बुक का वेट। वेट क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो वेट है, बुक का वेट है, वो एक तरह का फोर्स बन गया। एक्ट्स लाइक एन एक्शन, एक्शन फोर्स। ओके, दिस वेट ऑफ द बुक एक्ट्स एज एक्शन फोर्स फॉर द टेबल सरफेस। टेबल सरफेस के लिए क्या बनेगा? वो एक्शन बन जाए। बुक सरफेस पे ये आपका क्या बन गया? एक रिएक्शन फोर्स बन गया, रिएक्शन फोर्स बन गया। इज दैट क्लियर? सिंपल सी चीज है। एक बुक है जो टेबल सरफेस पे रखी है, बुक का वेट टेबल सरफेस पे एक्शन क्रिएट करेगा थ्रू इट्स वेट। ठीक है, अब जो टेबल सरफेस है वो अपने आप को एज इट इज मेंटेन रखने के लिए एक रिएक्शन क्रिएट करता है, एक अनदर फोर्स क्रिएट करेगा जो बुक के वेट को बैलेंस करने की टेंडेंसी करता है। ठीक है, तो इसीलिए जो बुक है उस पे एक फोर्स एक्ट हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। ये अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स किसने अप्लाई किया है? इस टेबल सरफेस ने अप्लाई किया है। क्लियर? और ये जो फोर्स है जो बुक सरफेस पे अप्लाई हो रहा है, बुक पे अप्लाई होगा, दैट विल बी रिएक्शन फोर्स। दैट विल बी रिएक्शन फोर्स। ठीक है ना? अब यहीं पे देख लीजिए, टू फोर्सेस हैं। ये अपवर्ड फोर्स रिएक्शन फोर्स हो गया, डाउनवर्ड जो वेट है वो भी क्या हो गया? एक्शन फोर्स हो गया। ये दो फोर्सेस के कैटेगरीज में आ गए। एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। एक्शन किस पे हो रहा है? टेबल सरफेस पे। रिएक्शन किस पे हो रहा है? बुक पे होगा। इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अब जितना आपने बुक ने वेट क्रिएट किया है, वेट के फॉर्म में एक्शन क्रिएट किया है, टेबल सरफेस उसी के रिस्पॉन्स में सेम अमाउंट ऑफ रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में प्रोवाइड करता है। तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, सेम लाइन ऑफ एक्शन। ये देखिए, ये आपकी जो स्ट्रेट लाइन है वो एक ही है। ये आपकी जो स्ट्रेट लाइन दिख रही है वो क्या है? एक है, सिंगल, वन स्ट्रेट लाइन। और इसी के डाउनवर्ड डायरेक्शन में एरो बना हुआ है वो एक्शन को शो करता है, अपवर्ड डायरेक्शन में जो एरो बना हुआ है वो रिएक्शन को शो करता है। सो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट इन सेम लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन तो सेम है बट उनके जो डायरेक्शंस है वो डिफरेंट है, अपोजिट हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? गुड। अब यहां पे एक चीज मैं आपको रिमाइंड करा दूं, भले ही ये फोर्सेस आपके इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन हो, बट फिर भी ये एक दूसरे को बैलेंस नहीं करते हैं। ये फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर सकते हैं। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि फोर्सेस बैलेंस एक दूसरे को तभी करते हैं जब हम एक बॉडी पे डिफरेंट फोर्सेस एक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ये ट्रंक है ना सरफेस पे, तो एक फोर्स आपका F1 है इस डायरेक्शन में, another force in different direction. So what is the net force on the trunk only? Two forces act on same body. In that case आप यहाँ पे रिजल्टेंट निकालते हो और ये पॉसिबल है, बट यहाँ पे हम रिजल्टेंट नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि बुक पे एक ही फोर्स एक्ट हो रहा है वर्टिकली अपवर्ड, टेबल सरफेस पे एक ही फोर्स एक्ट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड। तो यहाँ पे ये याद रखिए कि भले ही यहाँ आपके एक्शन एंड रिएक्शन जो पेयर्स हैं वो क्या है? इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, बट एक्शन रिएक्शन कैन नॉट कैंसल ईच अदर। एक दूसरे को ये कभी भी कैंसिल आउट या बैलेंस नहीं करते हैं। उसका रीजन क्योंकि वो दो डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट होते हैं। Is that clear? इस तरह से हम एक्शन रिएक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, न्यूटन के थर्ड लॉ को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, गुड। अब हम एक्शन रिएक्शन के जो फोर्सेस हैं उनको वेक्टोरियल फॉर्म में देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना? तो उसके लिए हम सपोज करते हैं कि हमारे पास दो डिफरेंट बॉडीज हैं। एक ऑब्जेक्ट हो गया दिस वन, इट इज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। एक अनदर ऑब्जेक्ट है दिस वन, ये सेकेंड ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, हमने इस तरह एज्यूम कर लिया। ठीक, और जब ये दोनों एक दूसरे को टच करेंगे, कांटेक्ट में आएंगे, तो एक्शन रिएक्शन प्रोवाइड करेंगे। ये आप समझ गए होंगे। जो ऑब्जेक्ट ऊपर रखा हुआ है सेकंड ऑब्जेक्ट, उसने फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई किया एंड इट विल बी F12
force on the first object due to second. F12 force on the first object due to second object. रिएक्शन में आपको क्या मिलेगा? F21 force on the second object due to first one. Force on the second object due to first one. It is action. It is reaction. Action and reaction. What about the relation between F12 and F21? F12 and F21 vector quantities. These are equal in magnitude. These are equal in magnitude but opposite in direction. Clear? So अगर हम एक्शन रिएक्शन की बात करते हैं तो वो दोनों ही फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड है और ऑपोजिट इन डायरेक्शन की, तो स्टेटमेंट में हो गया। बट आप इसको अगर मैथमेटिकली लिखना चाहते हो तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21। इसमें से कोई भी एक फोर्स एक्शन हो सकता है, अनदर फोर्स आपका रिएक्शन हो सकता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस ऑफ F12 इज इक्वल टू F21। दोनों ही स्टेटमेंट्स आपके सही है, ठीक है, ये दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारे सही है। अगर ये एक्शन सपोज किया तो ये रिएक्शन हो गया, ये एक्शन है तो ये रिएक्शन, ठीक है। तो दोनों में कोई भी एक माइनस हो सकता है, दोनों में कोई भी एक पॉजिटिव हो सकता है। इज दैट क्लियर? तो एक्शन रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का ये एक मेथड है, ठीक है। नाउ इफ द एक्शन एंड रिएक्शन, ये चीजें हमको क्लियर हो गई। अगर हमें एक्शन और रिएक्शन क्लियर हो गया है तो हमें यह भी समझ जाना चाहिए कि अगर कहीं एक्शन होगा तभी मुझे रिएक्शन भी मिलेगा, अगर कहीं एक्शन हुआ है तभी आपको रिएक्शन भी मिलेगा। दैट मीन्स कोई भी एक एक्शन फोर्स विदाउट रिएक्शन फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता। और इसका एक रिजल्ट ये भी है कि कोई भी फोर्स इन यूनिवर्स, कोई भी फोर्स कभी भी आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं हो सकता। कोई भी एक फोर्स कभी भी आइसोलेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। फोर्सेस एग्जिस्ट ऑलवेज इन पेयर्स। Forces exist always in pairs, and that is action and reaction pairs. Is that clear? आप वॉल पे फोर्स अप्लाई करोगे तो रिप्लाई में आप पे भी एक रिवर्ट आएगा जिसे आप रिएक्शन फोर्स कह सकते हो, ठीक है। ये हमारा क्या है, न्यूटन का थर्ड लॉ है रिलेटेड विद एक्शन एंड रिएक्शन पेयर्स, एंड दैट सेज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन फॉर ईच एंड एवरी एक्शन। फर्स्ट थिंग, और इसका जो कंक्लूजन आप कह सकते हो वो ये हो सकता है कि कोई भी फोर्स नेचर में कभी भी आइसोलेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, इट ऑलवेज एग्जिस्ट विद पेयर्स, ठीक। नेक्स्ट देखिए, इसके कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं एग्जांपल्स? एग्जांपल्स ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ। पहला एग्जांपल हो सकता है, क्या हो सकता है, वॉकिंग ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड सरफेस पे, अर्थ सरफेस से जब हम रन करते हैं तो वॉकिंग ऑन द ग्राउंड, क्या जानते हैं, अर्थ सरफेस पे रन करने के लिए हमको रिएक्शन की जरूरत पड़ती है। अर्थ सरफेस का जो रिएक्शन फोर्स होता है, अगर वो प्रॉपर नहीं है तो हम अर्थ सरफेस पे वॉक नहीं कर सकते हैं। कैसे? तो देखिए, सपोज ये अर्थ सरफेस है और यहाँ पे हम इसको किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पॉइंट पे बैकवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से हम उसको पुश करने की कोशिश करते हैं। इट इज द डायरेक्शन ऑफ पुश अप्लाइड बाय द पर्सन, और ये पर्सन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहता है। अगर वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहता है तो उसका जो पुश होगा अर्थ सरफेस पे, इट इज अर्थ सरफेस, वो उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में एक पुश प्रोवाइड करेगा, एंड दिस पुश इज एक्शन फोर्स। ये आपका जो पुश है जो आपने अप्लाई किया था वो क्या बन जाएगा, एक्शन फोर्स बन जाएगा, ठीक है। अब ये जो अर्थ सरफेस है वो उस एक्शन फोर्स के रिप्लाई में आपको क्या प्रोवाइड करती है, एक रिएक्शन फोर्स प्रोवाइड करेगी। आपका एक्शन फोर्स जितना स्ट्रांग होगा, रिएक्शन फोर्स उतना ही स्ट्रांग होगा। इसीलिए एक रिएक्शन फोर्स आपको इस तरह से मिलता है, ये अर्थ का रिएक्शन फोर्स है,
रिएक्शन फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ सरफेस, जिस डायरेक्शन में आपने पुश किया था उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको रिएक्शन मिलता है, और इसी रिएक्शन की हेल्प से आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकते हो। इसी रिएक्शन की हेल्प से आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकते हो, वॉक कर सकते हो। क्लियर हुआ? और यही चीज है कि आप स्लीपरी सरफेस, जो हमारा स्लीपरी सरफेस है, वहां पे वॉक करना इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि जो स्लीपरी सरफेस होता है वहां पे हम अर्थ सरफेस पे प्रॉपर अमाउंट में एक्शन प्रोवाइड नहीं कर सकते, और अगर हम प्रॉपर एक्शन नहीं करेंगे तो हमें प्रॉपर रिएक्शन नहीं मिलेगा, और अगर प्रॉपर रिएक्शन नहीं मिलेगा, इन दैट केस फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के लिए हम कैपेबल नहीं हो पाएंगे। इज दैट क्लियर? दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? दूसरा एग्जाम्पल अभी मैंने जैसे थोड़ी देर पहले बताया आपको, स्विमिंग। जब हम स्विमिंग करते हैं तो सम अमाउंट ऑफ वाटर वी पुश बैकवर्ड, अपने हाथों से हम क्या करते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में अमाउंट ऑफ वाटर को पुश करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। तो वो जो फोर्स है वो वाटर हमको क्या करेगा, उस फोर्स के रिस्पॉन्स में रिएक्शन प्रोवाइड करता है, एंड दैट रिएक्शन फोर्स हमें आगे की ओर शिफ्ट कर देता है। तो इसीलिए हमारा जो स्विमिंग का प्रोसेस है वो किस पे डिपेंड करता है, एक्शन और रिएक्शन के कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये चीज आपको आई थिंक क्लियर है, ओके ना? इस तरह से कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, और इसमें एक एग्जांपल और भी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, हॉर्स एंड कार्ट। हॉर्स एंड कार्ट, हॉर्स एंड कार्ट आपको नहीं देखा होगा, ठीक है? आपको मालूम है कि जो हॉर्स है वो एक हैवी कार्ट को, इट इज द अर्थ सरफेस, सपोज दिस पॉइंट इज हॉर्स, ये जो है वो हॉर्स है, और इसके साथ एक कार्ट भी अटैच है, ये इसके साथ एक कार्ट भी अटैच है, इट इज अ कार्ट। ये हॉर्स है, ये कार्ट हो गया। अब चलो, ये जो हॉर्स है वो चाहता है कि हम इस कार्ट को आगे की ओर ले जाएं। कैसे ले जाएगा वो? इतना आसान नहीं है। उसके लिए क्या करता है, आपने देखा होगा स्टार्टिंग में ये जो आपका हॉर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश करने, अर्थ सरफेस को पीछे की ओर पुश करने की कोशिश करता है, यानी वो ताकत लगाता है। कैसे लगाएगा? हॉर्स का जो एक्शन है वो कुछ इस तरह से आएगा, अर्थ सरफेस पे अपने पैरों के रेस्पेक्ट में, है ना, पैरों से वो अर्थ सरफेस को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करने की कोशिश करता है। सो इट इज एक्शन, ठीक है? अब जब अर्थ सरफेस पे वो एक्शन करेगा, सफिशिएंट एक्शन जब हो जाएगा तो उसको जो प्रॉपर रिएक्शन मिलेगा, रिएक्शन हर केस में मिलेगा। आपका जो एक्शन है वो कितना स्ट्रांग है उससे मैटर नहीं है, 1 न्यूटन का है तो 1 न्यूटन का रिएक्शन मिलेगा। एक्शन आपने 10 न्यूटन का किया तो रिएक्शन भी आपको 10 न्यूटन का मिलेगा। 50 न्यूटन का एक्शन है तो रिएक्शन 50 न्यूटन का मिलेगा। डिपेंड करता है कि आपको कितना रिएक्शन चाहिए। 50 न्यूटन का चाहिए तो आप 10 न्यूटन का एक्शन अप्लाई करके 50 न्यूटन का रिएक्शन गेन नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? वही चीज है कि हॉर्स तब तक आप पे उतना फोर्स को अपने स्ट्रॉन्ग करता जाता है जब तक कि उसे प्रॉपर अमाउंट में रिएक्शन नहीं मिलता है। तो ये रिएक्शन है वो एक्चुअली हॉर्स के अप्लाइड फोर्स का ही एक रिफ्लेक्शन है कि उसने इतना अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई किया। ठीक है, अब ये जो आपका रिएक्शन है वो देखिए हॉरिजॉन्टल से दो पार्ट्स में, हॉरिजॉन्टल से एक एंगल फॉर्म कर रहा है थीटा। तो आप इस रिएक्शन को अगर कैपिटल R सपोज कर लो, so it is R cos theta and in this direction it is R sin theta। हो गया? जो R sin theta है वो हॉर्स का जो वेट है इसको बैलेंस करने की कोशिश करता है। अब देखिए ये जो हॉर्स है वो सिंगल बॉडी है और इस सिंगल बॉडी पे R sin थीटा और वेट, ये दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। एक ही बॉडी पे दो फोर्सेस, ये बैलेंस हो सकते हैं बट एक्शन रिएक्शन बैलेंस नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो R sin थीटा वेक्टर R, ये जो आपका रिएक्शन था उसी का एक कंपोनेंट है R sin थीटा। उस R sin थीटा ने हॉर्स के वेट को बैलेंस कर लिया और ये जो R cos थीटा है वो इस हॉर्स को आगे की ओर खींचने की कोशिश कर रहा है। क्लियर? बट हॉर्स अकेला तो है नहीं, कार्ट भी है उसके साथ। इसका मतलब हॉर्स का जो मास होगा, कार्ट का जो मास होगा, इस पूरे को लेके तब आगे चलना है। तो हॉर्स ने देखा अभी मेरा जो एक्शन है वो उतना प्रॉपर नहीं है कि प्रॉपर रिएक्शन मिले और इस रिएक्शन का एक कंपोनेंट है R cos थीटा वो और स्ट्रांग हो जाए जिससे कि हम इस कार्ट को अपने साथ आगे की ओर ले जाएं। तो इसको हम डिटेल में
तो ये जो आपका एक्शन वो अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करता है, और तब तक स्ट्रॉन्ग करता रहता है, तब तक इसको इंक्रीज करता है जब तक कि वो हॉर्स वो खुद को अपने कार्ट के साथ साथ आगे की ओर शिफ्ट नहीं कर पाता है। दैट इज r cos थीटा इज सफिशिएंट टू पुल हॉर्स एंड कार्ट। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से हॉर्स और कार्ट की जो प्रॉब्लम है वो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं किस तरह से इसमें एक्शन और रिएक्शन पेयर्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, इसको हम लोग अभी और डिटेल में पढ़ेंगे जब कांस्टेंट मोशन पढ़ते हैं। ठीक है ना, कनेक्टेड मोशन यहाँ पे होगा तो इसमें हम और ज्यादा फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, फिलहाल ये एक एग्जांपल था न्यूटन के थर्ड लॉ से रिलेटेड। डन। अब देखो हम न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, और सेकंड लॉ से हमने क्या किया था, फर्स्ट लॉ को भी डिराइव कर लिया था। सेकंड लॉ की हेल्प से हमने फर्स्ट लॉ को भी डिराइव किया हुआ है। ठीक है, सेकेंड लॉ से हम थर्ड लॉ को भी डिराइव कर सकते हैं, और इसीलिए क्योंकि आपका जो सेकेंड लॉ है उससे हम फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ दोनों को ही डिराइव कर सकते हैं। यही रीजन है कि हमारा जो सेकेंड लॉ है इट इज कंसीडर्ड एज एक्चुअल रियल लॉ ऑफ मोशन, रियल लॉ ऑफ यूनिवर्स। ठीक है ना, चलिए देखते हैं हम थर्ड लॉ को उस पर कैसे डिराइव करते हैं। सपोज मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हैं ए एंड अनदर ऑब्जेक्ट इज बी। ये इस तरह से दो ऑब्जेक्ट हो गए और ये दोनों ही ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ये दोनों ही ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करेंगे। ये है और इस तरह। ठीक है, अगर हम इनको लेवलिंग करना चाहें, इनको नेम प्रोवाइड करना चाहें तो इट इज, ये क्या है, फोर्स ऑन द बॉडी ए ड्यू टू बी, एफ ए बी। This will be FBA, force on B due to A। ठीक है ना। सपोज कोलिजन से पहले, स्ट्राइक करने से पहले ये दोनों किसी एक पर्टिकुलर मोमेंटम में से मूव कर रहे थे। मोमेंटम में होगा ऑफ कोर्स, अगर मूव करेंगे तो मोमेंटम होना चाहिए। तो स्ट्राइक करने से पहले, इस तरह से कोलाइड करने से पहले ये इनके पास कुछ मोमेंटम रहा होगा। ठीक है, और जब ये एक दूसरे से कोलाइड कर जाएंगे, स्ट्राइक करेंगे, तो ऑफ कोर्स उनका जो मोमेंटम होगा वो चेंज होगा। अब उनका जो मोमेंटम है वो चेंज कैसे होगा? ठीक है, तो उसके लिए हमने एक एजम्पशन यहां पे यूज किया है। क्या यूज किया है? लेट इंटरैक्शन या इंटरैक्शन बिटवीन ए and B holds for time dt। बहुत ही शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए ये दोनों एक दूसरे से टकराते हैं, हिट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, और अगर ये बहुत ही शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए हिट करेंगे तो होगा क्या, दोनों ही एक दूसरे पे फोर्स अप्लाएंगे। ये देखो फोर्स का डायरेक्शन मैंने इंडिकेट कर दिया है। ठीक है, और जब फोर्स अप्लाई होगा इन दैट केस वो मोमेंटम में भी चेंज होगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ एफ ए बी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ मोमेंटम। सही है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। हम यहाँ पे देखो क्या किसकी बात कर रहे हैं, एफ ए बी, फोर्स ऑन द बॉडी ए ड्यू टू बॉडी बी, फोर्स ए बी। क्लियर? इसीलिए यहां जो मोमेंटम होगा वो किसका चेंज होगा, किसका चेंज होना चाहिए, फर्स्ट बॉडी का, दैट इज बॉडी ए का। क्यों? क्योंकि फोर्स किस पे अप्लाई हो रहा है, बॉडी ए पे, इसीलिए मोमेंटम किसका चेंज होगा, बॉडी ए का मोमेंटम चेंज होगा। फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली फोर्स बी ए इट इज इक्वल टू डी बाय डी टी ऑफ पी बी। फोर्स ऑन द सेकेंड बॉडी बी will change the momentum of body B. It is the second equation. अगर हम फर्स्ट और सेकेंड दोनों को ऐड कर दें, so F A B plus F B A it is equal to D by dt of P A plus D by dt of P B. Is that clear? ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, सपोज इट इज इक्वेशन 3। ठीक है ना, तो हमने इस तरह से इसको रिलेट कर लिया है।
ओके, अब अगर आप देखिए, अगर यहाँ पे मोमेंटम चेंज हुआ है तो वो क्यों हो रहा है? मोमेंटम में चेंज तभी एग्जिस्ट करता है जब फोर्स अप्लाई होगा, और अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई जीरो हो जाए, इन दैट केस नेट चेंज इन मोमेंटम विल बी जीरो। क्लियर? वही हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, इफ नेट फोर्स अप्लाइड इज जीरो then dPA by dt plus dPB by dt it will be equal to zero। so ये क्या हो जाएगा? जीरो। और अगर ये टर्म हमारा जीरो हो गया, therefore FAB plus FBA it will be equal to zero। ये भी हो जाएगा। अगर ये टर्म मेरा जीरो हो गया, इसका मतलब इसका रिजल्ट क्या आएगा? जीरो आ जाएगा। और अगर इसका रिजल्ट जीरो है, सो आप कह सकते हो FAB इज इक्वल टू माइनस FBA। क्लियर? FAB इज इक्वल टू माइनस ऑफ FBA। क्या मतलब हुआ कि अगर हम यहाँ पे नेट मोमेंटम जीरो कर देते हैं तो मोमेंटम जीरो होगा। क्यों? कि कोई भी उन पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए, और अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड जीरो हो गया तो उनका नेट चेंज इन मोमेंटम भी क्या होना चाहिए? जीरो हो जाना चाहिए। और अगर चेंज इन मोमेंटम हमारा जीरो हो गया तो फ्रॉम इक्वेशन 3 हमें ये रिजल्ट भी जीरो के इक्वल मिलेगा। और अगर ये रिजल्ट जीरो मिल गया, जीरो के इक्वल होगा, तो हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा। क्या मतलब हुआ? फोर्स ऑन द बॉडी A is equal to force on the body B, but with minus sign, opposite in direction. It states third law of motion. बॉडी A पे B ने फोर्स अप्लाई किया, बॉडी B पे A ने फोर्स अप्लाई किया, और ये दोनों ही फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन होने चाहिए। सो आप सेकेंड लॉ को यूज करके थर्ड लॉ भी डिराइव कर सकते हो, थर्ड लॉ को भी हम लोग वहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड दैट्स व्हाई सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज नोन एज रियल लॉ ऑफ नेचर। क्या चीज क्लियर हो गई है? ठीक है ना? तो ये हमारा क्या हो गया? थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सो इट इज ऑल अबाउट न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है? अब इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, वी विल रिप्लाई यू। क्लियर? बस ये ध्यान रखना है कि हमें एक्शन और रिएक्शन की जो फोर्सेस हैं उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, तभी हम उनको न्यूमेरिकल्स में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? सेकेंड लॉ से हमको अगर डिराइव करना है थर्ड लॉ, तो भी हमें देखिए उनकी कैरेक्टरिस्टिक मालूम है, तभी हम निकाल सकते हैं FAB इज इक्वल टू माइनस FBA। हमें मालूम है कि एक्शन रिएक्शन इस तरह से रिलेटेड है, तभी आप उसको थर्ड लॉ एक्सप्लेन कर पाओगे। ठीक है? यही वजह है कि हमें ये चीजें, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्लियर होना चाहिए। इज दैट क्लियर? थैंक यू एंड टेक केयर।